डिमांड टॉपिक स्टार्ट करा था और डिमांड में हमने काफी सारी बातें कर ली है। एक बार हम जल्दी से पूरे डिमांड कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद हम आज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा डिमांड टॉपिक के बेसिक्स पूरा चैप्टर थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 1-2 क्लास 3 क्लास लगाएंगे इलास्टिसिटी में और फिर 2-4 क्लास लगाएंगे एडवांस डिमांड जो आपके 11 में नहीं था, जो थोड़ा अपर लेवल का है। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक करा था डिमांड। एक बार जल्दी से रिकॉल करो बेटा। डिमांड टॉपिक में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे। सबसे पहले एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी। डिमांड में 5 चीजें। इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी जो कंज्यूमर क्या है एट वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज अ क्वांटिटी। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूमर क्या है। दिहाड़ी से काट लेंगे। 500 रुपए ले जाता हूँ डेली के, 300 रुपए इसके काट लेंगे यार। पता नहीं क्या लेते हैं, बाकी के तुम टेस्ट में ले जाते हो। एक बच्चे सामने सामने इतने बड़े झूठे, तुमसे बड़ा मक्कार बच्चा नहीं रहेगा मैंने। और ये इससे बड़ी झूठी लड़की नहीं देखी मैंने। मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा 200 का प्राइस है, 3 यूनिट का टेस्ट है। मैंने क्लियरली बोला था। किसी बच्चे ने मुझे सर अगर 5 बच्चों के आ गए, मैंने कहा जिसके हाईएस्ट आएंगे मैं उसको दे दूंगा, उसके बाद वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर टर्म्स में बोला था। अगर यार ये तो सामने बोल रहे हैं, ये 200 बोला था, ये 200 कर दिए। तुमसे उम्मीद नहीं देता। अच्छा आ जाओ। क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूमर क्या है बेटा विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ एंड क्वांटिटी डिमांड इज अ स्टॉक पॉइंट। फिर हमने बात करी थी फेंक दो ओए नहीं क्रिकेट नहीं खेलता ना भाई, फुटबॉल खेलता हूँ। पैर से कैच कर लो ऐसे नहीं, पैर से कैच कर लो। ठीक है। अच्छा उसके बाद अपन ने बताया था कि सर प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव और इनवर्स। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड। अगर सर आप इस रिलेशन को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अगर आप इस नेगेटिव रिलेशन को कर्व में रिप्रेजेंट करते हो इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है, डिमांड का कैसा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हम कहते हैं डिमांड के टाइप में कितने टाइप की होती है, 2। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड इज डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये एक बचपन में देखा बच्चों को पोएम सुनाते हुए ट्रीज आर, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअल में लॉ ऑफ डिमांड में और में भाई अगर टमाटर के भाव बढ़े तो क्या अंबानी पे कोई असर पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन मार्केट डिमांड के केस में लॉ ऑफ डिमांड विल ऑलवेज अप्लाई है। क्योंकि जब टमाटर के भाव बढ़ेंगे तो 1-2-10 लोग उसे क्या पता डिमांड कम ना करे, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन तो डिमांड कम करेगी ना। तो मार्केट डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड विल ऑलवेज अप्लाई। यहाँ पे इंडिविजुअल शेड्यूल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड का मार्केट डिमांड का चारों बना के दिखा दे। फिर हम और आगे गए। अगला कॉन्सेप्ट आया डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन, है ना। इसमें बताया था कि वो फैक्टर्स जिनमें चेंज आने से डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है, टोटल कितने फैक्टर्स हैं 8। उसमें से प्राइस कैसा है मेन फैक्टर, प्राइस कैसा है मेन, प्राइस के अलावा जितने भी बच गए सारे क्या है। अच्छा सबसे पहला प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी के साथ कैसा रिलेशन है नेगेटिव और सेकंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर रिलेटेड गुड 2 टाइप के, सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव। थर्ड आया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें 2 टाइप, नॉर्मल गुड में पॉजिटिव, इंफीरियर गुड में नेगेटिव। फोर्थ आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर फेवरेबल चीज तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल में डिमांड। फिफ्थ था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप।
फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड ज्यादा करोगे, अगर कल का प्राइस कम होगा तो आज डिमांड कम करोगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आया था नंबर ऑफ कंज्यूमर, डायरेक्ट रिलेशन से कंज्यूमर ज्यादा डिमांड ज्यादा, कंज्यूमर का डिमांड, और ये स्पेसिफिकली याद है मार्केट डिमांड का पॉइंट था, है ना। नेक्स्ट आया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच है या पुअर है उस पर, और एक आया था वेदर कंडीशन, जो सेम था पेटेंट रेफरेंस की तरह, एकदम लगे पक्की बात। अच्छा, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था चेंज। बेटा डिमांड में चेंज आता है दो टाइप का, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक होता है चेंज इन। अब कुछ बेटा पता नहीं कैसे जहरीले बच्चे हैं जो पता नहीं कौन से नशे करके डिफरेंस कर रहे थे, यहाँ लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, चेंज इन डिमांड इज अ नो कॉन्सेप्ट। पता नहीं बेटा कौन से हार्पिक के गरारे करके आप होमवर्क करने बैठे थे, क्या कर रहे थे बेटा। चेंज, सुनो सुनो, एक क्लियरिटी लाओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या चेंज इन डिमांड दोनों में ही डिमांड ही चेंज हो रही है, बस क्योंकि रीजन अलग अलग है तो हमने डिफरेंशिएट करने के लिए नाम अलग अलग दे दिया। दोनों ऐसे नहीं कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है यहाँ पे डिमांड चेंज, अरे भाई दोनों में डिमांड चेंज आता है, दोनों में किसका चेंज है बेटा, डिमांड का, पर डिफरेंस ये कि रीजन में अलग है। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे अदर फैक्टर क्या रहेंगे, अदर फैक्टर कांस्टेंट है और डिमांड चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पे होता है एक्सपेंशन एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ के डिमांड कम हुई कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम होकर डिमांड बढ़ी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हमेशा शिफ्ट होगा, क्या होगा, चार्टा ऐसा पड़ेगा ना कान पे, शिफ्ट शिफ्ट, मूवमेंट के लिए मूवमेंट सिस्टम। मतलब कभी कभी तो ऐसा करता है ना तुम्हारे चांटे ऐसे बरसाते चलो ऐसे चांटे मारो ना तुम्हारे, जैसे पुणे सुपरस्टार की वीडियो देखी है, ऐसे चांटे मारते हैं ना वो, मैंने तुमने मन करता है बरसात हुई बात, शिफ्ट बोला सर आपने, सर आप हमेशा सही हो, शिफ्ट करवाओ, शिफ्ट घर शिफ्ट करवा दो, आ जाओ ना तुम भी आ जाओ, अभी पढ़ लो, आ जाओ यहीं आ जाओ, अब देखो अरे अच्छा सुनो सुनो बेटा, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमेशा मूवमेंट होती है, क्या होती है, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में, पक्का सोच के बोलना, कभी कभी भरोसा कर सकते हो। सेकंड आता है चेंज इन डिमांड, ये सिंपल है, प्राइस यानी मेन फैक्टर कौन से, अदर फैक्टर चेंज डिमांड चेंज, अगर अदर फैक्टर चेंज होने से डिमांड बढ़ी इंक्रीज, कम हुई तो मूवमेंट होगा सिर्फ, इंक्रीज में राइटवर्ड, डिक्रीज में, कोई दिक्कत, पक्की बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट देखोगे, कॉन्सेप्ट आया था लॉ ऑफ डिमांड, क्या आया था बेटा, बहुत सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड में इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये तो हम बचपन से पहले पॉइंट से पढ़ते आए हैं, तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, लेकिन प्राइस और डिमांड में नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ तभी आपको दिखेगा बेटा जब आपका क्या हो, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन यानी सिट्रस लैटिन में क्या बोलते हैं, सिट्रस पेरेंट, वो कहता है जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट है और सिर्फ मेन फैक्टर यानी प्राइस में चेंज आए तभी हमारी डिमांड में चेंज आएगा, और कैसा चेंज आएगा, इनवर्स, कैसा चेंज आएगा, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। इसकी अजम्पशन, अजम्पशन होती है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सिट्रस पेरेंट, अजम्पशन सारे पॉइंट लिख देना, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वेदर कंडीशन सेम रहेगी, नंबर ऑफ कंज्यूमर सेम रहेंगे, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना, लेकिन पॉपुलेशन ना बढ़े ऐसा कभी, तू हंसी क्यों बोल रहा है, मैं मेरे को क्या बोल रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन, रीजन क्या हो भाई, अब अगर मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस, ये क्या हो रहा है यार, हाँ जी, अरे अगर मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस की बात करूं बेटा, रीजंस का मतलब क्या है, एप्लीकेबिलिटी, कैसे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, व्हाट आर द रीजन, बहुत सिंपल से पॉइंट है, पहला लॉ ऑफ डीएमए, जब आप यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो अगली यूनिट से ट्रांजैक्शन कम मिलती है, तो कंज्यूमर ज्यादा तभी कंज्यूम करेगा जब प्राइस का हो कम। सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो कहता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड इसलिए कम होती है क्योंकि मार्केट में आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, प्राइस बढ़ाया तो लोग आपके सब्स्टिट्यूट गुड पे शिफ्ट कर जाएंगे ना। पॉइंट नंबर 3 होता है बेटा इनकम इफेक्ट,
वो कहता है मनी इनकम कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्राइस बढ़ता है ना तो उससे रियल इनकम यानी परचेसिंग पावर पे इम्पैक्ट आता है। प्राइस के बढ़ने से हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, परचेसिंग पावर, जिससे लोग डिमांड कम करते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी, सॉरी, अगर प्राइस कम होगा तो रियल इनकम बढ़ जाएगी, जिससे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। हाँ, द नंबर ऑफ कमोडिटीज जो विलिंग एनेबल हो। भाई अगर तेरी प्राइस जो है वो बढ़ गई, तेरे पास 100 ही रुपए है, तो यूनिट्स कम कंज्यूम कर पाएगा ना। क्लियर है बेटा? 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या था? अराइवल ऑफ, मैंने आपको बताया बेटा, जब किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उससे ना उस कमोडिटी को एक्सेस करना इजी हो जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन। पहले के जमाने में 2016 से पहले जब जियो नहीं आया, जो सर्विस प्राइसेस थे वो वेरी हाई, मतलब लगा कॉल तक के पैसे देने पड़ते थे, कॉल तक के। आज कॉल को कोई पूछता है? कॉल का तो पैक नहीं, कॉल तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, अनलिमिटेड। एसएमएस तो वैसे ही मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड। मेन किसका गेम है? डेटा। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे टाइम पे क्या सिस्टम था, मैं अपने टाइम बता रहा हूँ। जितना मुझे याद है, मेरे को जब मेरे पे फोन आया था पहला, उस टाइम पे आई गेस मैं 12th के एग्जाम के बाद, 12th के एग्जाम दिए होंगे मैंने। भाई साहब, 1 मिनट के 2 पॉइंट समथिंग पैसे लगते थे, 2 रुपए समथिंग पैसे, शायद 35-40 पैसे, 2.5 रुपए लगा लो। और क्या होता, 1 मिनट कॉल पे बात करनी है तो 2.5 रुपए यू हैव टू पे, ऐसा जा। 1 मिनट करनी है तो 2.5 रुपए। अब आप 500 का रिचार्ज कराओगे तो आप प्रोपोर्शनेट कर लो कितना मिनट बात कर पाओगे। ठीक है? ऐसे में बेटा उस टाइम पे जो आशिक लोग थे वो बहुत परेशान थे। ऐसा कॉन्ट्रेक्ट में मैं तो बेटा बात ही नहीं करता था, इतना खर्चा तो कॉल पे मिल लो इससे अच्छा। इतने में तो खाना पीना घूमना फिरना गिफ्ट वगैरह चॉकलेट सब हो जाएगा, क्या यार तुमको भाई। और मैंने कबूतर पाला हुआ था बेटा, क्योंकि मैं तो 5 साल पुराना हूँ, तो मैं चिट्ठी से उड़ा देता था फिर। और वो लेके वहां जाता था, फिर यहाँ आता था, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होता था। ठीक है? ये भी तरीके थे। अब वापस आते हैं, तो जब जियो के आने से प्राइस फॉल हुआ तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में रिच के साथ साथ पुअर क्लास का अराइवल हुआ, या मिडिल क्लास का, जो पहले उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब उसे वो अफोर्ड करेंगे, ऐसे जैसे डिमांड बढ़ जाएगी। और लास्ट था ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट यूजेस। मैंने आपको बताया जब कमोडिटी प्राइस कम होता है तो आप उसे मल्टीपल यूज करते हो, तब डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल लिया था मिल्क। भाई जब मिल्क जो है वो सस्ता था, बहुत सस्ता है, तो आप उसी में से बटर भी लोगे, घी भी बनाओगे, है ना। लेकिन अगर मिल्क बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो आप फिर उसे ऑल्टरनेटिव यूज के लिए यूज नहीं करोगे, उससे आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज करोगे। क्लियर है बेटा? ये सारे रीजन करे थे हमने। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड के 2 टॉपिक बचे, वो खत्म करने फटाफट, फिर हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर इलास्टिसिटी भी जाएंगे। हाँ जी। कुछ नहीं है यार, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कंपटीशन है पेप्सी। बेटा वो शायद तेरे एरिया में होगा, बट वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू वाइज काफी कॉम्पिटिटिव तगड़े है। कोक थोड़ा बड़ा है पेप्सी से, बट सिर्फ पेप्सी का बहुत अच्छा ब्रांड है। हो सकता है इंडिया में लोग शायद कोक को ज्यादा प्रेफर करें, लेकिन मेरे हिसाब से अफ्रीका की जो मार्केट है ना पेप्सी की, अगर आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे तो अफ्रीका का रेवेन्यू पेप्सी का बहुत ज्यादा है। तो ऐसा होता है ना, सेलेक्टिव मार्केट होता है। जैसे एक मार्केट होगा वहां पे लोग कोक ही ज्यादा पी रहे होंगे, अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे हो सकता है किसी कंट्री में पेप्सी का ज्यादा यूटिलाइजेशन है। तो ऐसा है। आगे बढ़े। अच्छा, फ्रेश पेज निकालना, फ्रेश पेज, बिल्कुल फ्रेश। बीच बीच में होगा तो मत जाना, एकदम फ्रेश पेज। हेडिंग डालो भाई। बेटा बातें नहीं, बेटा 5th क्लास में आप हो नहीं कि फिंगर ऑन योर लिप्स करवाऊं, तो वही लग रहा है करवाना पड़ेगा, पर यहाँ करके टांके लगवा दूंगा मैं तो, ऐसे रहेगी फिर। तो मत करो, शांति से सुन लो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो भाई। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड using one commodity
एंड टू कमोडिटी। अब आज दो बंदे चटकेंगे मेरे से बहुत कैडे। आज दो बंदे भाई इतना बुरा पिटेंगे ना, इतना बुरा पिटेंगे। अब बस वो नहीं पता वो दो बंदे कौन है जिसकी पर्ची उठ जाए आज। ठीक है, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट याद है आपको? पता ना, मत बस हेडिंग पढ़ के कुछ कुछ याद है कुछ? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ, शांत रहना। तो ये कहाँ पढ़ा था? डिमांड में पढ़ा था, वन कमोडिटी टू कमोडिटी। बेटा मुझे बता दो कहाँ पढ़ा है मैंने? वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बेटा। पीछे मत पलटो, तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगा मैं। पीछे मत पलटना। ओए, कॉपी कॉपी नॉर्मल। तनिषा, तनिष्का नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं पलटना। हाँ भाई, चलो चुप चुप। हाँ कहाँ पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वन कमोडिटी टू कमोडिटी। इस अप्रोच का नाम क्या था? सर कार्डिनल, कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, बढ़िया। आएगा भी आएगा, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था? वहां पे था वन कमोडिटी टू कमोडिटी केस कार्डिनल के केस में। ऑर्डिनल में तो इंडिफरेंस का बजट लाइन था, इधर था ना वन कमोडिटी टू कमोडिटी के। तो नोट करते चलना साथ साथ, लाइन के सेंटर में डालना। अभी आपको समझ आएगा क्या हो रहा है। बेटा अच्छा तो है तू आज नहीं आया, लेकिन जो तेरा प्राइस मनी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीन लोगों में। ये तेरा ड्रॉबैक है आज ना आने का। जो 200 रुपए चार बंदों में 50 50 50 आते, और 5 दिन तू छोटी एडवांस पी सकता था, वो अपॉर्चुनिटी तूने मिस कर दी बेटा। बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और हेडिंग है कार्डिनल अप्रोच, याद है आपको? चलो भाई तुम्हारा शेयर बढ़ गया, 200 डिवाइड बाय 65, 65 65 हो गया भाई। चलो 70 ले लो यार। कार्डिनल अप्रोच आ जाओ भाई। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करो जरा। सर वहां का यहाँ क्यों ला रहे हो? बेटा कनेक्टिविटी है। जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कैसे होती है, और उसका डेरिवेशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। अभी समझा, आपको समझ आएगा। अगर अगर बस एक कंडीशन है, आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तो। अगर नहीं याद है तो बेटा फिर तो वो आपकी गलती है, बट वैसे आ जाएगा, मैं याद दिला दूँ। एक आधा छिड़ेगा बस, एग्जाम्पल सेट हो गया उसके बाद आ जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, दो पार्ट में डिवाइड करो। एक था केस वन, वन कमोडिटी। एक था केस टू, टू कमोडिटी। वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी, याद है आपको? पक्का? समायरा जी, आप बताओ किसको सेलेक्ट करूं पूछने? नहीं बताओ ना, पर फिर आपसे पूछूंगा, बताने में फिर पिटोगे। आप बताओ किसको सेलेक्ट करना है? जल्दी बताओ, रैंडमली बता दो जिसको पिटवाना चाहते हो। तो जल्दी, खुद पिटना चाहते हो? जल्दी किसी को भी सेलेक्ट कर लो रैंडम, एनी वन। चलो आप बताओ वन कम्युनिटी केस क्या था? तो जल्दी सेलेक्ट करो बेटा, एक तो अपॉर्चुनिटी जरूरत इतनी बड़ी। भूमिका नहीं सोचती, भूमिका तो सीधा तुम्हारा नाम ले लेती, कहती इसको मारो। महिमा, वन कम्युनिटी केस बताना बेटा। कैसा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, नहीं नहीं वो ऑप्शन नहीं दिया आपको। चलो चूज करना एक बार किसको करोगे।
मनीष कमोडिटी बताओ एक कंडीशन पहली जो मेन वाली थी वो तो यार पता है वो भी नहीं मछली आप देखते हैं हाँ पहली बता दो मुझे पता है तुझे आती होगी भरोसा है मुझे वेरी गुड एमयू एक्स रुपी वाला इज इक्वल टू पी एक्स रुपी एक और थी एमयू एक्स रुपीज अपॉन में एमयू ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू पी एक्स अगर आपको याद नहीं है प्लीज आप पीछे जाके देख सकते हैं बट मैं बता दूं कंडीशन क्या बोलती थी कंडीशन ये बोलती थी कि एमयू एक्स रुपी होता था वो प्राइस जो कंज्यूमर पे करना चाहता है विलिंग टू पे और पीएक्स होता है वो प्राइस जो एक्चुअल में सेलर चार्ज कर रहा है और जब दोनों प्राइस आपस में इक्वल होंगे कंज्यूमर किस में होगा ये बात समझ आती है आपको ठीक है तो यहां पे मैं ऐसे बोलूं सर ये क्या है ये है प्राइस नोट करते रहना साथ साथ कंज्यूमर विलिंग टू पे और यहां पे एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय सेलर एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय सेलर जब ये दोनों इक्वल होते हैं वन कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है यानी कि मान लीजिए आप 10 रुपए पे करना चाहते हैं किसी कमोडिटी के और जब आप शॉप पे गए भैया ने भी कितना चार्ज करा 10 रुपए तो अभी कंज्यूमर किस में है बेटा इक्विलिब्रियम बट क्या आपको याद है वंश भाई वंश कहाँ गया क्या आपको याद है दो केसेस बनते थे इसमें MUX इज लेस देन PX MUX इज ग्रेटर वेरी गुड अगर आपको याद हो अब इसमें वैसे मत बनाना थोड़ा चेंज आएगा मैं बताऊंगा जैसे पहला केस में लेता हूं मान लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो गया बेटा कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया डिक्रीज यानी कि आपको वहां पढ़ाया मैंने थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं बट सेम कॉन्सेप्ट सेम है मान लो प्राइस डिक्रीज हो गया मतलब पहले 10 इक्वल थे अब प्राइस डिक्रीज होने का मतलब क्या है MUX कम हुआ या पीएक्स प्राइस मतलब पीएक्स यानी कि क्या अब ये सिचुएशन आ गई कि आप पे करना चाहते हो कितना 10 रुपए लेकिन प्राइस पहले 10 था फॉल हो गया कितना 8 रुपए यानी कि ऐसे बोलू MUX इज ग्रेटर देन है ना मतलब आप किसी कमोडिटी के लिए पे करना चाहते हो ज्यादा लेकिन एक्चुअल में पे करना पड़ रहा है और याद करो जब ये सिचुएशन होती थी तो कंज्यूमर कंजम्पशन यहां पे उसको बेनिफिट ज्यादा होता था तो टू अचीव इक्विलिब्रियम कंज्यूमर जो है कंजम्पशन को क्या करेगा इंक्रीज और फिर मैंने एग्जांपल दिया था कंजम्पशन बढ़ाएगा लॉ ऑफ डीएमयू जैसे एमयू कम होगा वो इक्वल आ जाएंगे है ना बट समझो अरे भैया यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है कंजम्पशन क्या हुई है ये क्या है लॉ ऑफ डिमांड नहीं है लॉ ऑफ डिमांड ही तो है तो कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कॉन्सेप्ट क्या है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम वन कमोडिटी एंड वन कमोडिटी टू कमोडिटी जो केस पड़े थे ना वो लॉ ऑफ डिमांड की डेरिवेशन है वहीं से लॉ ऑफ डिमांड आया है कि जब प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर जो है कंजम्पशन बढ़ाएगा सिमिलरली अगर मैं इसमें ही केस नंबर 2 बनाऊं तो वहां पे आपको याद होगा यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं अभी तो टाइम अच्छा कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज अब इस बार सेकंड केस ले रहा हूं मान लो अगर कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया इंक्रीज तो केस नंबर 2 प्राइस इंक्रीज सर प्राइस इंक्रीज की पॉसिबिलिटी में होगा ये क्या होगा कि केस होगा कि आपका प्राइस कितना पे करना है 10 पहले भी 10 था लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया 12 यानी MUX इज लेस देन PX यानी बेनिफिट क्या हो रहा है उसे कम तो याद करो उस केस में कंजम्पशन क्या होती थी कम होती थी अरे कंजम्पशन कम होती थी ना आप विलिंग टू पे हो 10 रुपए
लेकिन एक्चुअल में कितने मांग रहे हैं? 12। तो परचेज करोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे कंज्यूमर कंजम्पशन क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा कम। अब यहाँ देख लो बेटा, प्राइस क्या हुआ है? कंजम्पशन क्या हुई है? लॉ ऑफ डिमांड आया ना। लो नोट, बस यही है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम वन कमोडिटी एंड कमोडिटी। सेकंड वाले केस बेटा यही तो है, दोनों केस हो तो गए। या तो MUX टू कमोडिटी बोल रहा है क्या? तो टू कमोडिटी तो इधर आएगा ना। हाँ हाँ, तो लॉ ऑफ डीएमए तो एप्लीकेबल, वो तो रीजन के लिए थी ना। अब MUX जो है वो ज्यादा है PX से, तो कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो लॉ के हिसाब से MU क्या हो जाएगा? कम। तो बड़ा वाला कम हो जाएगा। सेकंड केस में यहाँ पे वो कंजम्पशन कम करेगा, तो रिवर्स के हिसाब से सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगी? ज्यादा। MU कम है, MU बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डीएमए तो एप्लीकेबल ही होगी। ये हो गया वन कमोडिटी में। अब आ जाओ टू कमोडिटी में। डेरिवेशन से तो नहीं बनता है, डेरिवेशन से बना नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बुक में तो दे रखा है बस में। MCQ तो ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं बनेगा, इंडिविजुअली बनते हैं तो केसेस की कंडीशन बनेगी या लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन बनेगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिजॉइन करो बेटा। बट वो एक बस कनेक्टिविटी के लिए कि वहां पे ऐसे करा था तो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों। आ जाओ सर टू कमोडिटी। जैसे भाई टू कमोडिटी की कंडीशन याद है? बता दो जरा। फर्स्ट वाली है। बहुत बढ़िया भाई। सर कमोडिटी टू कमोडिटी की कंडीशन लिखो भाई। केशव भाई ने बताया MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। याद है ना? MUX अपॉन PX जब हम करते थे तो ये वाला पार्ट होता है 1 रुपए से गुड एक्स का सेटिस्फैक्शन, और ये वाला पार्ट होता है बेटा 1 रुपए से गुड वाई का सेटिस्फैक्शन। नहीं सब्सिट्यूट कुछ नहीं है, रिलेटेड नहीं नहीं भाई, यहाँ पे कोई रिलेटेड ही नहीं है। गुड एक्स गुड वाई रिलेटेड होना हो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें ना गुड एक्स, अरे यहाँ तो दो कमोडिटी है ना, हमें एक ही पर्सपेक्टिव देखना है, हमें गुड एक्स का देखना है। आप समझो समझो, यहाँ पे केस नंबर 1 लेता हूं पहले मैं। पहले केस में अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखना, पेन रख दो, 1 मिनट पेन रख दो, इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो पहले सिर्फ हमें गुड एक्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? पहले केस में प्राइस ऑफ गुड एक्स मैंने क्या कर दिया? कम। पहले केस में गुड एक्स का प्राइस क्या हो गया? बहुत ध्यान से समझना, जब गुड एक्स का प्राइस कम होगा तो बेटा पॉसिबिलिटी पता क्या आएगी? MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन। समझे क्या? क्यों आएगी ये कंडीशन? अरे भाई सुनो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अगर आप इस डिनोमिनेटर वैल्यू को कम कर रहे हो तो इसकी एग्रीगेट वैल्यू तो बढ़ेगी ना भाई। डिनोमिनेटर को रिड्यूस करोगे, जैसे मान लो 1 अपॉन में 0.1 है या 1 अपॉन में 0.5 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर रहा हूं, 1 अपॉन में 0.5 की जगह 0.2 आ गया, अब वैल्यू कितनी आएगी? तो जब आप डिनोमिनेटर को रिड्यूस करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब मैंने गुड एक्स के प्राइस को कम करा तो एक्स का डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब 1 रुपए से कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब इस केस में आप याद करो क्या होता था भाई, ज्यादा देगा तो कंज्यूमर गुड एक्स की सेटिस्फैक्शन बढ़ाता था और गुड वाई की। अब बस एक्स को देख लो, एक्स का प्राइस क्या हुआ है, एक्स की डिमांड क्या होगी? टॉप डिमांड चल रहा है ना। अच्छा केस 2 लो। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में प्राइस ऑफ गुड एक्स को क्या कर दो? ज्यादा।
अगर नीचे का डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है तो टोटल न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, कम। केस बनेगा MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY। बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ने से टोटल वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर वैल्यू कम होने से टोटल वैल्यू बढ़ती है, उल्टा हो रहा है। अब इस केस में क्या होता था सर, y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो यहाँ पे गुड y को ज्यादा कंज्यूम करेगा और गुड x को कम। लॉ ऑफ डिमांड देख लो, प्राइस ऑफ गुड x क्या हुआ है, ज्यादा, तो प्राइस ऑफ डिमांड क्या हुई, कर लीजिए नोट। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, कोई दिक्कत। छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन के नाम से दे रखा है कुछ नहीं। लॉ ऑफ डिमांड का ना कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है वन कमोडिटी टू कमोडिटी में, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में करा था। हाँ, अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद नहीं है बेटा तो आप बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे हो, और नवंबर में तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे, पहले क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं याद है, क्योंकि इट इज हाई टाइम, 2-3 महीने बचे हैं, और अगर अब भी आप लर्न नहीं करना स्टार्ट करें नोट्स को तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है जो आप लास्ट में पढ़ लोगे, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, भले ही इकोनॉमिक्स को आप दिन का आधा घंटा दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, आधा घंटा डेली इकोनॉमिक्स के लिए। लॉ और मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट देना तो आपको सबको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक्स को लास्ट के 1 महीने पढ़ ले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो गया ये नोटिंग डन। लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाओ, हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड कराई, उसके असम्पशन कराए, उसके रीजंस कराए, उसकी डेरिवेशन कराई, लास्ट हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई गेस एक्सेप्शन का मतलब आपको सबको पता होगा बेटा। एक्सेप्शंस का मतलब है वो सर्कमस्टांसेस ऑब्लिक केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो ना हो पाए। सर ऐसे भी केसेस है, हाँ जी बेटा बिल्कुल। सर जब अजम्पशन नहीं रखेंगे तब, नहीं नहीं अजम्पशन की बात ही नहीं है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जहां पे आप अजम्पशन तो देखो रखनी पड़ेगी, अदर फैक्टर तो कॉन्स्टेंट रखने पड़ेंगे, फिर आप प्राइस को बढ़ाओगे ना तब भी डिमांड नहीं घटेगी। मतलब कहने का मतलब ये, जनरली लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला था सर, लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, या प्राइस कम होने से डिमांड। लेकिन जब मैं एक्सेप्शन वर्ड बोल रहा हूं, एक्सेप्शन वर्ड में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। प्राइस बढ़ने से या तो डिमांड में कोई चेंज ही ना आए, या प्राइस बढ़ने से डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन आ जाए। भाई लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, तो मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में दो चीजें होंगी, या तो प्राइस बढ़ा और देयर इज नो चेंज इन डिमांड, क्या उसे मैं एक्सेप्शन में काउंट करूंगा, यस। और प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होने की जगह डिमांड भी बढ़ गई, ये भी तो एक्सेप्शन है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, तो एप्लीकेबिलिटी ना होने का मतलब पहला रीजन, या तो प्राइस बढ़ने से देयर इज नो चेंज इन डिमांड। हाँ जी बेटा, हाँ नेसेसरी गुड्स पहले क्वेश्चन, पहले केस हो गया। हाँ सेकंड, या तो प्राइस बढ़ने से डिमांड इनवर्स की जगह क्या दिखा दे, डायरेक्ट और पॉजिटिव चेंज इन डिमांड आ जाए। दोनों ही केस में हम इसे एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काउंट करेंगे। अब हमें बस वो केसेस पढ़ने हैं जल्दी जल्दी।
कौन कौन से वो केसेस है जहां पे प्राइस बढ़ने से या तो डिमांड में चेंज ही नहीं आएगा या डिमांड पॉजिटिवली बिहेव करेगी, उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, केसेस और सर्कमस्टांसेस वेयर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। क्लियर है नितेश, केशव क्लियर है बेटा, पीछे छवि क्लियर है विजय भाई। अब देखो कौन से केसेस है, फटाफट देखेंगे। ठीक, पहला पॉइंट नोट मत करना, वैसे पहले करा था ना रीजन, समझाना भी है और लिखवाना भी है तो मिक्सिंग होगी, पहले कुछ मत नोट करना, एक एक करके करेंगे, पहले मुझे पूरे समझाने दो सारे इकट्ठे, ठीक है। पहला केस आओ भाई, नोट मत करो, बस 10 मिनट देख लो, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, नेसेसरी गुड्स, बहुत सिंपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन क्या है, पैरासिटामोल हो गई, ठीक है। अब आज अगर पैरासिटामोल का प्राइस बढ़ गया 10 रुपए से मान लो 12-15 रुपए हो गया और आपको फीवर है, तो क्या आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, नेसेसरी है ना। प्राइस बढ़ने से डिमांड में कोई चेंज, वो तो एक्सेप्शन हो गया बेटा, फिर वो गिफन में आएगा, वो अलग चीज हो गई। परचेजिंग पावर के बियॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्राइस बढ़ा है और कंसिडरिंग अभी वो आपकी परचेजिंग पावर में है, 10 रुपए का पत्ता है, वैसे भी जनरली वो कभी परचेजिंग पावर से बाहर जाएगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जाने नहीं देती। और बताओ कौन सा नेसेसरी गुड है, महंगी मेडिसिन, हाँ 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 बिल्कुल। देखो यार, जो हाइपो, अब परचेजिंग पावर के बियॉन्ड जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इंजेक्शन लाते हैं, और जेन्युइनली बता रहा हूँ एक एक इंजेक्शन करोड़ का आता है, एक एक इंजेक्शन। पता है आपको ये सिनारियो, एक बीमारी होती है, मुझे नहीं पता आपको कितनी नॉलेज का है, उसमें ना 3-4 स्टेजेस होती है, मल्टीपल। तो एक अगर आप उस बीमारी की स्टेज 1 पे हो तो आप उसे क्योर कर सकते हो, इंजेक्शन आता है 3 करोड़ का, एक इंजेक्शन। अगर आप उस बीमारी की स्टेज 2 पे हो तो उसका एक इंजेक्शन, एक डोज, उससे आप ठीक हो जाओगे 7 करोड़ का। और अगर आप उसकी फाइनल स्टेज में हो, एक इंजेक्शन लगता है 16 करोड़ का। आपने अभी बीच में न्यूज सुनी थी क्या, छोटा बच्चा था, सोनू सूद ने भी उसके लिए वो करा था, हाँ बहुत उसके लिए फंडिंग वंडिंग हुई थी। हाँ वो पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ उसका सिनारियो कहता है, दिल्ली में बहुत सारे एनजीओ है, तो टाटा जो है ना, रतन टाटा जी, उसमें से एक एनजीओ है, वो ना इस बीमारी के क्योर का ना लॉटरी उठाते हैं। एक साल में उनकी जो डोनेशन है वो 4 बच्चों को ठीक करते हैं एक साल में, ठीक है। तो जितने भी लोगों को बीमारी है सबकी चिट्स बनेंगी, 4 बच्चे सेलेक्ट होंगे और 4 यानी 16 करोड़ ईच पर्सन को मिल जाएंगे उस इंजेक्शन के लिए, ऐसे होता है। बाकी आपको पर्सनली करना है तो इंपोर्ट करवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। तो अभी बीच में एक बच्चे को खराब हो गया था, तो उसके लिए डोनेशन भी हुई थी, 12-13 करोड़ हो गए थे, फिर उसका चिट में नाम भी आ गया था, तो टाटा वालों ने उसको स्पॉन्सर करके अब वो बच्चा ठीक है, क्योर हो गया है। तो ऐसे इंजेक्शन आते हैं, तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, बट मैं अभी नॉर्मल लाइफ में ले रहा हूँ नेसेसरी गुड्स, अज्यूमिंग वो परचेजिंग पावर के बाहर नहीं है। पैरासिटामोल का पत्ता 10 रुपए का आता है, आपको फीवर है 12 का हो गया, खाना छोड़ दोगे क्या, डिमांड में देर इज नो चेंज। 10 का पत्ता आता है, 8 का हो गया, तुम सब्जियों में डाल रहे हो, कूट के नशे कर रहे हो उसके, कंजम्पशन बढ़ा दी, मम्मी आज खाना मत बनाना यही खाएंगे सारे बच्चे, ऐसा करते हो क्या। अरे अगर प्राइस कम हो गया डिमांड थोड़ी बता दोगे, डिमांड देर इज नो चेंज। तो नेसेसरी गुड्स कैसे है, उनकी ना एक सफिशिएंट लेवल में हमें सप्लाई चाहिए, अगर प्राइस बढ़े या घटे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, क्या पैरासिटामोल या कोई भी मेडिसिन, अगर इसका प्राइस बढ़ा या प्राइस कम हुआ, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। प्लीज बेटा नोट मत करिएगा, या तो एक काम करो, कर लो, करो करो, फिर लिखवाता भी साथ में चलता हूँ। बेटा मेरे घर पे तो ऐसा नहीं होता कि अगर आज 10 का पत्ता 8 का हो गया तो मेरी मम्मी स्टॉक भर ली उसके, बहुत नहीं कम, मतलब 2 रुपए का हो गया, मैं तो पैरासिटामोल फिर भी ना भरूं, एक दो पत्ते रख लूंगा, सब्जी तो बनानी नहीं उसकी, नहीं यार, एक दो मतलब, हाँ एक कौन पैरासिटामोल खरीदेगा अगर वो सस्ती हो रही है तो,
देख, सॉरी बेटा, मार्केट में मिल तो रही होगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि तेरे पास ही हर जगह मिल रही है। अगर 10 रुपए से 9 7 8 रुपए हो गया, मुझे पर्सनली नहीं लगता कोई है ऐसा कोई जो पैरासिटामोल भर लेगा अपने घर। डेली कौन कंज्यूम कर रहे होते हैं? फिर वो नशे होते हैं बेटा, वो तो फिर वो हैबिचुअल गुड्स में आ गया। वो यार नेसेसरी तो कंसिडर, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे नेसेसरी होता है ना। अगर आपको डेफिशिट है कैल्शियम तो आप ही लोगे ना, मैं थोड़ी लूंगा। उसका प्राइस बढ़ जाए घट जाए मुझे थोड़ी कोई लेना देना। मैं तो दूध पी लूंगा, मैं तो आपको पेट वाइज दूंगा, दूध पिया करो। अच्छा, हो जाओ। आ जाओ, लिखो भाई नेसेसरी गुड्स में। आ जाना भाई, लिखना। लिखो। An exception occurs in the use of such commodities, in the use of such commodities, comma, which become necessities of life due to their constant use. For example, commodities like food, salt, medicines, etc. are purchased even if their prices increase. This is point number 1. लिखनी ना। An exception occurs in the use of such commodities which become necessities of life due to their constant use. For example, commodities like food, salt, medicines, etc. are purchased even if their prices rise. कभी कभी तुम शौक कर देते हो, वैसे नेसेसरी नहीं है, सब्स्टिट्यूट तो है उसका। करते हैं बाहर, सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट। सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड लिखो। conspicuous goods or status symbol goods or ostentation or prestige goods। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर नहीं बेटा, हाँ, मुझे पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो। और वेबलन और स्नॉप। हाँ जी बिल्कुल, सारे के सारे याद करने पड़ेंगे भाई, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, कंपलसरी है। समझते हैं सर इसे, क्या बोल रहा है? सुनना, हम ना हम एक नाम लेके चलते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्नो वेबलन,
VEBLEN, वेबलन और स्नॉब। अब ये क्या होता है समझो। कॉन्स्पिशियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डिमांड होते हैं ड्यू टू देयर हाई प्राइस। सिंपल शब्दों में समझाओ, हवाबाजी वाले गुड्स। हवाबाजी मतलब समझते हो, समारा जी शो ऑफ, शो ऑफ समझते हो, वो गुड्स जिनकी डिमांड होती है शो ऑफ पर्पज से। इट इज जस्ट अ स्टेटस सिंबल फॉर रिच पीपल। मतलब अगर, अबे नहीं मेरा, अब तो नॉर्मल हो गया। अगर अगर अंबानी जो है वो गाड़ी लेने जा रहा है, कौन सी गाड़ी लेगा? सबसे महंगी कौन सी? रोल्स रॉयस, मैक्लेरन, बुकाटी। क्यों लेगा? क्यों वैगन आर क्यों नहीं ले रहा? अबे शो ऑफ नहीं, स्टेटस सिंबल। मतलब आप ये समझो, ये गुड्स इसीलिए रिच क्लास डिमांड कर रही है क्योंकि उनके प्राइसेस ज्यादा है। आज इंडिया में जो वुमेन है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्यों बना रही है? क्योंकि उसके प्राइसेस ज्यादा है। क्या भाई? हाँ, क्या हो गया भाई? अच्छा, अगर कल को मान लो एक और कोई मेटल आइडेंटिफाई हुआ जो और ज्यादा प्रेस्टीज है, तो हो सकता है कि लोग उसकी ज्वेलरी पहनना स्टार्ट करें अपना स्टेटस सिंबल शो करने के लिए। तो टेक्निकली कॉन्स्पिशियस वेबलन या स्नॉब इफेक्ट होता है जब आप उस गुड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि उसका प्राइसेस हाई है। अब भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल एक टाइम पे आईफोन परचेज करना है, फोन, तो फोन तो नॉर्मल भी आता है, आईफोन क्यों परचेज करना है? कोई कुछ भी बोले, कैमरा वैमरा वो तो ऑल्टरनेटिव है, नहीं करेंगे। अगर आज रोल्स रॉय सस्ता हो गया और हर कोई परचेज करने लग गया, तो क्या अंबानी उसकी डिमांड करेगा? फिर उस गुड की डिमांड करेगा जो सबसे ऊपर है। अब आप दिमाग से सोचो, अब आप पता है क्या सोचोगे कि सर अगर उस कमोडिटी का प्राइस सस्ता हो गया तो उसकी बाकी लोग तो डिमांड करेंगे। मुझे अंबानी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, इसको पढ़ते हुए इंडिविजुअल लेवल पे सोचना है। मार्केट पे सोचोगे तो वर्क नहीं करेगा। क्यों? अरे अगर मान लो कोई रोल्स रॉय आज 5 लाख की मिलने लग गई तो पुअर क्लास तो डिमांड बढ़ा देगी ना, लेकिन हमें वो पर्सपेक्टिव ही नहीं चाहिए। हमें चाहिए अंबानी उसकी डिमांड क्विट कर देगा, बगैर तो हर कोई ले रहा है, मैं थोड़ी लूंगा, मैं वो लूंगा जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। बात समझ आ रही है? तो कॉन्स्पिशियस गुड्स वो गुड्स है जिनकी डिमांड ही इसलिए है क्योंकि वो महंगे है। और अगर ये सस्ते हो गए तो जो रिच क्लास है जो अपनी प्रेस्टीज या स्टेटस सिंबल शो करना चाहते हैं वो इसकी डिमांड ज्यादा नहीं है। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें जरा लिखते हैं, पहले एग्जांपल बना लो ताकि आपको याद आ जाए रिवीजन के टाइम। मोटा भाई को बना लेना। ये है मोटा भाई। मोटा भाई को अगर हमारे कार परचेज करनी है, बेटा अंबानी का नाम है मोटा भाई। गढ़वाली है ना? ओ गढ़वाली कह रहा हूँ, गुजराती है ना बेटा? गुजराती है ना वो, उसमें मोटा भाई बोलते जो अमीर आदमी होता है। मोटा भाभी। क्या बात है। कार परचेज करनी है कौन सी वाली? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोले तो रोल्स रॉयस। अब अगर इसके प्राइजेस कम हो गए तो अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी डिमांड क्यों है? ड्यू टू देयर हाई प्राइस। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है पॉजिटिव? पॉजिटिव शो हो रहा है, लिख लीजिए भाई। आ जाओ, अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन लिखना बेटा। द एक्सेप्शन रिलेट्स, हाँ जी, अगर अगर आज
गोल्ड से एक्सपेंसिव सिल्वर हो गया तो ज्वेलरी लोग उसकी प्रेफर करेंगे ना, सबकी ऐसे। सिल्वर की, अगर सिल्वर ज्यादा महंगा हो गया तो लोग सिल्वर की ज्वेलरी स्टार्ट कर देंगे ना, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही ना। तो इसमें इंडिविजुअल के साथ साथ मार्केट में भी इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल का रखना है। मार्केट तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल में इंपैक्ट आ रहा है तो मार्केट तो इंपैक्ट होगी होगी, लेकिन पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल देखो। अभी हमारी मम्मी यहाँ ज्वेलरी गोल्ड्स की क्यों ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है महंगा है, एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट का सही जगह फैक्टर है। सिल्वर पे तो भाई लेते ही आप नहीं की नहीं दोबारा बेचोगे, 50% रिड्यूस हो जाता है सिल्वर के केस में। द एक्सेप्शन रिलेट्स टू सर्टेन prestige goods which are used as status symbols. For example, diamonds, gold, antique paintings, etc. are bought, sorry, हाँ जी, are bought due to the prestige they confer upon the possessor. जो इन कमोडिटीज को पोजेशन में रखता है अपने, उसको प्रेस्टीज या स्टेटस का सिंबल दे रहे हैं ना गुड्स, तो कह रहे हैं bought due to the prestige they confer upon the possessor, full stop. Such goods are demanded only because, क्या भाई, confer upon, CONFER, the possessor। अबे बेलमेंट नहीं पढ़ा क्या, पोजेशन नहीं पढ़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज, बेलमेंट, बोला पोजेसर। सच गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। आपको भैया कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ आपको रिविजन के लिए नोट्स, ताकि आप रीड करके आपको याद आ जाए, ठीक है। इफ देयर प्राइसेस fall, comma, they will no longer be considered as status symbol goods and their demand will decrease. Their demand will decrease. एमसीक्यू आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, पॉइंट याद करना, अंदर का समझा रहा हूँ, ठीक है। नेसेसिटी कुछ हो गया, कंस्पिशियस कुछ हो गया। लेकिन अगर कोई अगर रिच पर्सन है वो सोचेगी इसकी पॉपुलेशन है, प्राइस भी कोई चेंज होना है उसका, उसको प्राइस तो महंगा ही है, बट वो उसकी वजह से डिमांड अगर कम करेगा, पॉइंट है ये। ठीक है, हाँ हो सकता है एक्सेप्शन में आ जाए, क्योंकि वहां पे उसका ये आएगा कि वो गुड कॉमन हो गया है मार्केट में, प्राइस उतना ही है, प्राइस उतना ही है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जी। पॉइंट नंबर 3 लिखो। अब बाकी पॉइंट्स सिर्फ लिखने हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखना,
स्पेक्युलेटिव गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड का थर्ड एक्सेप्शन है स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेशन मतलब समझते हो क्या होता है स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन मतलब चेंजेस है ना। शेयर, शेयर्स आर स्पेक्युलेटिव गुड्स। शेयर्स कैसे गुड होते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू हर सेकंड हर मिनट चेंज होती रहती है ना। अब सुनना कैसे लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन क्रिएट करती है। सृष्टि जी ध्यान से मान लीजिए बेटा, मान लीजिए यहां पे टाटा मोटर्स का एक शेयर है, बहुत बहुत आजकल अपने अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है शेयर। लेट्स अज्यूम, मैंने चेक तो करा नहीं आज, एक शेयर आई गेस 550 की रेंज में है, मुझे पता नहीं, काफी टाइम से मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं करा। 550 500 600 बीच में, तो 600 पार हो गया था, बट अब नीचे आ गया थोड़ा, 500 की रेंज में होगा मान लो, ठीक है। और एक शेयर है बेटा, कंपनी है फर्जी लिमिटेड, इसका है बहुत महंगा, एक शेयर 1 रुपए का। अब आपके पास एज ए इन्वेस्टर 550 रुपए पड़े हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वहां एक 550 का एक शेयर, या यहाँ 1 रुपए का एक शेयर 550 शेयर ले सकते हो आप। कौन सा लोगे? टाटा। भैया यहाँ तो प्राइस सस्ता है, अगर लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चले तो इस कंपनी का प्राइस क्या है? कम शेयर का, तो इसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? ज्यादा, लेकिन ऐसा क्योंकि यहां पे कस्टमर का ट्रस्ट है। क्या है? अगर स्पेक्यूलेटिव गुड का केस है तो वहां पे कस्टमर प्राइस को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मुझे लॉस हो सकता है गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करके, तो वो ट्रस्ट पे जाता है। भले ही प्राइस ज्यादा हो या कम, डजेंट मैटर भाई, आप स्पेक्यूलेशन है ना वहां पे, तो वहां पे आप लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करवा। वहां पे भले ही प्राइस शेयर का ज्यादा हो, अगर वहां पे ट्रस्ट है, एक भरोसा की प्रॉफिट होगा, तो डिमांड उसी की ज्यादा हो। सामने एग्जांपल है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का डिमांड कैसा होगा? ज्यादा, इवन प्राइस क्या है? ज्यादा। और इसकी प्राइस कम होने के बावजूद भी डिमांड क्या होगी बेटा? कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को ट्रस्ट नहीं। नाम देखो ना, नाम में कितना जहरीला है, नोट कर लो बाकी अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी बेटा, वहां पे तो कंज्यूमर प्रेफरेंस है। अब वो कंज्यूमर किस विजन से, कस्टमर जो है किस विजन से जा रहा है। अब परसेंट टू परसेंट देखो यार, शेयर मार्केट का रूल क्या है। अब आज मैं जो है एक शेयर बेच रहा हूँ, आज मान लो मैं टाटा मोटर्स बेच रहा हूँ, बहुत प्रॉफिट हो गया, मुझे बेच रहा हूँ 600 रुपए पे, तो मैं बेच रहा हूँ मतलब कोई और खरीद रहा है तभी तो मैं बेच पा रहा हूँ। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो मेरा शेयर बिकेगा नहीं। तो मैं बेच रहा हूँ, इसका मतलब कोई खरीद रहा है, यानी मैं सोच रहा हूँ कि ये शेयर बहुत कमा के दे चुका है, अभी ऊपर नहीं बढ़ेगा, तभी तो मैं बेच रहा हूँ। और जो बंदा परचेज करेगा उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि तो बहुत बढ़ेगा। तो मार्केट में ना दो पर्सपेक्टिव चलते हैं। अब दोनों कंपनी का सेम प्राइस है, सेम ट्रस्ट है, तो कंज्यूमर का क्या विजन है इन्वेस्टर का, वो डिपेंड करता है कि वो किस, कहां उसे कहां लग रहा है, कहां ग्रोथ है कहां ग्रोथ नहीं है, वो परसेंट टू परसेंट डिफर करेगा। स्पेक्युलेटिव गुड डन। इसके नीचे फोर्थ पॉइंट डाल देना, इग्नोरेंस या फिर लैक ऑफ नॉलेज। एक्सेप्शन रिपीट कर दो भाई। प्राइस क्या हो गया बेटा? अरे इसका प्राइस और कम कर ले तू नेक्स्ट लेवल पे, इसका प्राइस 1 रुपए से 50 पैसे कर ले, फिर भी कोई डिमांड नहीं करेगा। इसका प्राइस तो 550 से 650 कर दे, फिर भी लोग डिमांड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए अभी तक? 3। पहला, नेसेसरी गुड्स, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड पे ज्यादा असर नहीं करेगा। सेकंड, कॉन्स्पिशियस गुड्स, गुड्स विच आर डिमांडेड ड्यू टू हाई प्राइसेस, तो इनकी डिमांड तभी ज्यादा होगी जब प्राइस ज्यादा हो, और अगर आज इनके प्राइस कम हो गए तो रिच पीपल इनकी डिमांड नहीं करेंगे। थर्ड मैंने बताया स्पेकुलेटिव गुड्स, जहां पे स्पेकुलेशन है, प्रॉफिट लॉस का खतरा है, वहां पे ट्रस्ट फैक्टर पे लोग ज्यादा जाते हैं और प्राइस को इग्नोर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज। अभी पॉइंट याद कर लो बेटा, कई बार हो सकता है
आपको नॉलेज नहीं है मार्केट। कई बार हो सकता है आपको नॉलेज नहीं, मतलब अरे भैया कुछ लोगों का ऐसा मानना नहीं होता कि अगर कोई कस्टमर कोई प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस ले रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्या जरूरी है ऐसा? जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ज्यादा प्राइस दे रहा है मतलब अच्छी क्वालिटी होगी और लोग उसको प्रेफर कर ले। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इग्नोरेंस। उन्होंने मार्केट में क्वालिटी नहीं चेक करी, प्राइसेस चेक नहीं करे और वो देखते हैं कि ये 30 रुपीज का दे रहा है, यही चीज 70 रुपीज की, इतना सारा डिफरेंस, इसकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। वहां बिना जाए वो उस कमोडिटी को प्रेफर कर लेते हैं जिसका प्राइस क्या है, ज्यादा। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज। ऐसा भी होता है मार्केट में कि आपको पता ही नहीं है, आपने खरीद लिया भाई, महंगे में ही खरीद लिया, हो जाता है ना बेटा, फिर बाद में आपको पता लगा, फिर आप देखोगे। नेक्स्ट आओ एक और पॉइंट पे आए। नेक्स्ट डालो, पॉइंट नंबर 5 डालो, स्टार बना लेना बेटा इसे। गिफ्ट एंड गुड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं कुछ नहीं, जिसमें लिखना होगा मैं बता दूंगा। गिफ्ट एंड गुड्स, पेन रख दो बेटा, इसको नोट मत करना, पहले सुन लो आराम से, इंपॉर्टेंट है। अब आपने बचपन में गिफ्ट एंड गुड पढ़े हैं, कुछ पढ़ा होगा, गिफ्ट एंड गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा होगा, पहले तो उसे निकालो दिमाग से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एडवांस में बेटर वर्जन बताता हूँ क्या बोल रहा है बेटा। 19वीं सेंचुरी की बात है, वर्ल्ड वॉर चल रही थी और अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने कुछ अजीब सी चीज को ऑब्जर्व करा। सर क्या ऑब्जर्व करा, समझना। रॉबर्ट गिफिन ने देखा कि अभी करंटली अमेरिका में वर्ल्ड वॉर के दौरान चल रहा है। तो बेटा वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर जब कंट्री एंगेज होती है ना, तो आपको पता है उसका सारे रिसोर्सेस वॉर के लिए डाइवर्ट होते हैं, पूरी प्रेफरेंस वॉर होती है, उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और जब वॉर चल रही है, क्योंकि सारा रिसोर्स और सारा प्रोडक्शन वॉर का हो रहा है, तो इकोनॉमी में प्राइजेस क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस ज्यादा कर नहीं पा रहे, लेकिन कंज्यूमर तो डिमांड करेगा ना। तो उस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है जब वॉर होती है। क्लियर? तो रॉबर्ट गिफन ने देखा कि ना हमारे पास 3 कमोडिटीज है। उसने 3 कमोडिटी ऑब्जर्व करा, एक है मीट, एक था ब्रेड और एक था मिल्क। ठीक है, स्टोरी बिल्कुल असली की है। प्राइजेस में थोड़े चेंज करो, मुझे उस टाइम के प्राइजेस याद नहीं क्या कितने थे, प्राइजेस डॉलर में होंगे, मैं रुपीज में कन्वर्ट कर दूंगा, स्टोरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 3 कमोडिटी मीट, ब्रेड और मिल्क। जैसे ही वॉर सिचुएशन आई तो इकोनॉमी में क्या स्टार्ट हो गया बेटा, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जब स्टार्ट हुआ तो मान लो इनके तीनों के अपने को प्राइस गिवन है, ये इनके प्राइस है, मान लो ये है 10 रुपीज का, ये है 15 रुपीज का, ये है 12 रुपीज का, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और यहां पर हमारी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है। ये लाइन किसको शो कर रही है बेटा, परचेजिंग पावर। मान लो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की 100 रुपए, कंज्यूमर की जेब में कितना रियल मनी है, 100। अब जैसे ही वॉर आई तो वॉर से प्राइजेस क्या हुए, ज्यादा। और जो न्यू प्राइस हुए ना वो कुछ इस तरीके से, मीट का प्राइस बढ़ा 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 और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर के बियॉन्ड चला गया। इतना ज्यादा प्राइस कि अब उसे कंज्यूमर ले नहीं सकता। ब्रेड का प्राइस इतना बड़ा बड़ा बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा कि वो भी कंज्यूमर की परचेसिंग पावर से बियॉन्ड चला गया। मिल्क का प्राइस, थर्ड कमोडिटी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, प्राइस बढ़कर 95 रुपीज हो गया, लेकिन अभी भी विद इन दी परचेजिंग पावर रहा। रॉबर्ट गिफन ने नोटिस करा मिल्क का प्राइस बढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड क्या होती है, कम, लेकिन लोग
मिल्क की डिमांड को बढ़ाने लगे। क्यों सर? क्योंकि मार्केट में मिल्क जो है, भले ही मिल्क बहुत महंगा है, लेकिन अभी क्या वो चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो विद इन दी परचेजिंग पावर है? क्योंकि बची हुई सारी कमोडिटीज तो इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के बाहर चली गई। तो ना चाहते हुए भी कंज्यूमर को मिल्क की डिमांड को क्या करना पड़ा? बढ़ाना। भाई क्योंकि एक यही ऑप्शन था जो चीपेस्ट अवेलेबल है विद इन दी परचेजिंग पावर। यानी प्राइस बढ़ने से मिल्क की डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। क्या लॉ ऑफ डिमांड वर्क करा? और ऐसे केस में जब रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व करा तो उन्होंने इन गुड्स को नाम दे दिया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो उस कंडीशन में उस टाइम पे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। इट इज नॉट चीपेस्ट, वो चीप नहीं है, उस टाइम पे वो चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हमें मिल्क 95 का क्या चीपेस्ट है? अबे कंपैरेटिवली चीपेस्ट है। बात समझ आई? और इन गुड्स को क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स। और इनमें लॉ ऑफ डिमांड का यू मतलब एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाए तब भी भाई एक लौता यही चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आपको यही कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो आपकी परचेजिंग पावर के बियॉन्ड चले गए ना, नहीं पाओगे। तो बेटा फिर आपके पास ब्रेड भी ऑप्शन था, पर प्राइस तो ब्रेड का भी बढ़ा। दोनों ही होंगे ना, ऑप्शन तो दोनों है ना। अब जिसको ब्रेड खाना है ब्रेड खाए, मिल्क खाना मिल्क खाए, दोनों फिर टिफिन गुड्स होंगे। और दोनों के प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? कोई दिक्कत? दीज आर कॉल्ड गिफन गुड्स। नोट कर लीजिए बेटा प्लीज इसे। अभी तो है। यहां वाले केस में आप इन गुड्स की डिमांड नहीं करोगे क्योंकि ये चले गए बियॉन्ड परचेजिंग पावर। भैया नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़े। भाई और भी तो 3 कमोडिटी थोड़ी होती है मैं, तो मैं मान लो वो चिकन खा लेगा तो मर जाएगा वो फिर। हाँ जी। नहीं तो फिर 3 ऑप्शन थोड़ी अवेलेबल है मार्केट में। इसने तो 3 कमोडिटी को अज्यूम करा ना। मार्केट में से वो कह रहा है कि अगर ब्रेड और मिल्क बाहर निकल गया और मीट ही बचा और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो अगर ऐसे मान रहे हो आप जब इतने, तो मेरी एक assumption मान लो। पहली assumption कि भाई मार्केट में और भी गुड्स होते हैं,
फूल पत्ती प्याज टमाटर कुछ तो होगा, वो खा लियो। अगर आप नहीं खाना चाहते, दूसरा ऑप्शन फिर चिकन खा लो भाई। अगर आप चिकन भी नहीं खाने को रेडी, कल के मरते आज मर जाओ भाई। क्या भाई? शेर का मीट, वो मुझे खाएगा तो उसे खाऊंगा। यार मेरे हिसाब से जब लाइफ पे बना जाती है तो मतलब अगर मैं बहुत, वैसे मुझे इतना प्रेफर नहीं है चिकन विकन, मैं नहीं खाता, बहुत कभी कभी कभार। वैसे भी वैसे फॉर्म में नहीं खा पाता चिकन वाली फॉर्म में, जब बर्गर टाइप हो गया या वैसे फॉर्म में तब भी खा लूँ एक कभी कभार। तो बट अगर मैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जाऊँ, मैन वर्सेस वाइल्ड वाली, तो मैं तो खा लूंगा भाई। क्यों भाई? अच्छा आ जाओ भाई, दो तीन और पॉइंट पॉइंट बचे उन्हें देख लेते हैं। अच्छा 6 पॉइंट लिखो बेटा, 6 पॉइंट लिखो। इररैशनल कंज्यूमर, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, टॉपिक खत्म हो गया। इररैशनल कंज्यूमर आप समझते हो ना? अरे भैया कंज्यूमर ही अजीब है भाई, लॉजिकली सोच नहीं सकता, अलग टाइप का है। मतलब अगर प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से नो चेंज इन डिमांड, मतलब इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं, प्राइस उन्हें महंगा मिलता है, फिर भी डिमांड लेनी पड़ती है। हाँ इग्नोरेंस में डाल ले, यहाँ डाल ले, या इससे और बेटर एग्जाम्पल, कंजूस लोग, कंजूस कंजूस मनीष, तू, जो कंजूस लोग हैं, अगर कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, हो सकता है कि फिर भी वो लोग उसकी डिमांड ना करें। इरैशनल मतलब भाई कंज्यूमर खुद ही नहीं करना चाह रहा, फिर वो कह रहा है प्राइस बढ़े कम हो मैं तो नहीं करूंगा जी। इरैशनल है भाई, कोई मर्जी उसकी। बट हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम अज्यूम क्या करते हैं, इरैशनल करेंगे। लेकिन अगर इरैशनल है तो फिर तो लॉजिक से नहीं चल रहा, वो अपनी मर्जी से चल रहा है। प्राइस बढ़ेगा, नहीं बढ़ा रहा डिमांड, नहीं घटा रहा डिमांड। नहीं वो तो इरैशनल पे नहीं जा सकता ना, वो इरैशनल नहीं होगा। नहीं ये इस एग्जाम्पल में फिट नहीं हो ना। इरैशनल का मतलब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक कमोडिटी है, उसको मैं कंज्यूम करता हूँ और उसका प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी मैं डिमांड कम नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरी मर्जी। लॉजिकली मुझे डिमांड कम करनी चाहिए, लेकिन इरैशनल पर्सन था वो पर्सन जो एथिकली लॉजिकली और अपने बेनिफिट के लिए जजमेंट ही नहीं लेता, वो होता है इरैशनल, उसको कोई मतलब नहीं है। सॉरी, वो इरैशनल नहीं है बेटा, वो लॉजिकली लेता है रिजल्ट। नहीं नहीं यार, ऐसे क्यों नहीं लाते डिमांड में चेंज? अब तुम लेवल ही तुम टमाटर ले रहे हो और अंबानी को मैच कर रहे हो। अब जब वो एक पावर प्लांट स्टैब्लिश करा 2.5 लाख करोड़ का, अब अगर पावर प्लांट के प्राइसेस बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो गए, अब वो राशन जजमेंट नहीं लेगा कि अभी मुझे ये डिसीजन पोस्टपोन करना चाहिए? अब वो बढ़ेगा, नहीं नहीं मैं तो करूंगा जी। नो चेंज। 7 पॉइंट लिखो, 7 पॉइंट आ गया। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है वेदर कंडीशन। अगर कड़ी बरसात है, छाते के प्राइसेस बढ़ते हैं रेनी सीजन में, लेकिन क्या आप उसकी डिमांड कम कर देते हो? भाई करना पड़ेगा ना। अगर सर्दी आ गई, बेटा ये होता है इरैशनल कंज्यूमर, कंजूस। आगे दोनों के एग्जांपल मिल गए। तो वेदर कंडीशन, अगर अगर रेनी सीजन की बात हुई, रेनी सीजन में तो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, हो जाता है। अम्ब्रेला के प्राइस बढ़ेंगे, बट उसकी डिमांड में कोई भी चेंज लोगों को लेनी पड़ेगी भाई। हाँ कुछ लोग होंगे जो होंगे भाई राशन पन्नी लगा रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल है भाई, पन्नी हाथ वाथ काट दिए और यूं यूं और भाई जुगाड़ चल रहा है, वो हाइपोथेटिकल। बेटा अम्ब्रेला नेसेसरी गुड्स है,
उस पर्टिकुलर केस में है ना नेसेसिटी। तो नेसेसिटी गुड्स कैसे हो गया? नेसेसिटी गुड्स है मतलब जो आपको 24/7 कंज्यूम करना ही है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर अम्ब्रेला नहीं है भीग के चले जाऊंगा। रेनकोट, ठीक है। लास्ट आ जाओ बेटा, लास्ट। ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ पॉइंट आपकी बुक में दिए ना हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ, चेक कर लेना जितने हो, अगर एक आधा कोई एक्स्ट्रा हो उसे ऐड कर लेना। ठीक है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। एक और टर्म होती है, उसे बोलते हैं कॉन्स्पीशियस कॉन्स्पीशियस नेसेसरी। अरे सर पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या था? नेसेसरी गुड्स, और ये हो गया दोनों का मिक्स, विच इज कॉन्स्पीशियस नेसेसरी। अब सर ये क्या है, सुनना, ये गुड्स एक टाइम पहले तक कॉन्स्पीशियस थे, लेकिन अब ये नेसेसरी बन गए हैं। मतलब ये गुड वो चीज है जो रिक्वायर्ड है कंफर्ट लाइफस्टाइल पे। टीवी, सोफा, मोबाइल फोन, आपके लिए सोफा, सोफा नेसेसिटी है। मतलब जिसके घर में सोफा नहीं है वो जी नहीं सकता, मर जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू रिलीजन। अरे कॉन्स्पिशियस नेसेस सुन लो, टीवी मोबाइल एक टाइम पे कॉन्स्पिशियस था, 10-15 घरों में से एक में होता था बहुत पहले। मोबाइल तो भाई आज 5-6 साल का ट्रेंड हुआ है जो अब हर कोई ले रहा है, अदरवाइज 6-7 साल पहले देखोगे तो बहुत ही रेयर, बहुत लिमिटेड लोग, टच तो किसी एक दुक्के के पास निकलता था, नोकिया ने निकाला था पहली बार। ठीक है, हाँ वो वाला था मेरे घर पे, 250-300 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं फोन मिलाता था और कबूतर से उड़ाता था। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी नेसेसिटी का मतलब है बेटा, ये ना अब आपकी लाइफ का इतना मेजर पार्ट बन गए हैं कि अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे ना फिर भी आपको लेना पड़ेगा फॉर कंफर्ट लाइफ। या आप इतना इंगेज हो गए उन सब चीजों में, हम इतना इंगेज हो गए कि प्राइस बढ़े या घटे, टीवी तो भाई लेना ही पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी थी क्या, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, ये ऐसे ये दीज आर नॉट नेसेसिटी, मर नहीं जाओगे, लेकिन आपने अपनी लाइफ में से ऐसे इंगेज कर लिया है कि आपको चाहिए कंफर्ट लाइफ के लिए। तो आप इसमें ना प्राइजेस थोड़ा बढ़ते भी है ना तो लोग इनकी डिमांड को चेंज नहीं करते। थोड़ा सा लिख लो बस, टीवी और मोबाइल फोन्स, थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा प्लीज जल्दी से। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनके प्राइस अगर बढ़ेंगे भी तो क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया आजकल। ये था बेटा आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन सारे केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई ना होने का मतलब कि प्राइस बढ़ने से तो चेंज ही ना आए या रिलेशन पॉजिटिव आ जाए, दोनों ही एक्सेप्शन में काउंट होंगे। 8 पॉइंट लिखवाए। पहला नेसेसरी गुड्स, कॉन्स्पिशियस, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, वेबलन, स्नॉब, जितना बोलो, ऑस्टेंटेशन जितना बोलो वो सारे नाम। थर्ड पॉइंट आया स्पेकुलेटिव गुड, गिवन गुड, इग्नोरेंस, वेदर कंडीशन, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, मेनी मोर, रैशनल कंज्यूमर मेनी मोर। ये सारे थे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन। इसी के साथ डिमांड का बेसिक क्लियर खत्म। अब इसके दो टॉपिक बचे, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी बेसिक। और ये होने के बाद लास्ट हम जाएंगे एडवांस वाले डिमांड वाले पार्ट में जो आपके लिए नया होगा, इनकम डिमांड, क्रॉस प्राइस डिमांड, उनकी इलास्टिसिटी, उस पर जाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, एडवांस डिमांड को समझना है तो प्लीज ये थ्योरी ऑफ डिमांड को समझ लीजिए, वरना बहुत पंगे होंगे।